जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर हम उन डिफरेंट फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और यहीं से आपने ये याद रखना है कि कोई भी फैक्टर जो एंजाइम की कंपोजिशन को इफेक्ट करता है या एंजाइम की शेप को इफेक्ट करता है, इट विल इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। तो उन फैक्टर्स को हमने यहां पर देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की कंपोजिशन को, शेप को, उनके बॉन्ड्स को इफेक्ट करते हैं, और इसका मतलब ये होगा कि वो एंजाइम की ओवरऑल फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास मौजूद है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का मतलब है कि वी आर इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और सेम इसी तरह टेम्परेचर को लो करने से होगा अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर एक टर्म हम पढ़ते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर की। ऑप्टिमम टेम्परेचर हम उस टेम्परेचर को कहेंगे जहां पर एंजाइम फुली फंक्शनल होगा, यानी टेम्परेचर एट विच एंजाइम विल बी फुली फंक्शनल विल बी द ऑप्टिमम टेम्परेचर। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बॉडी के मेजॉरिटी एंजाइम्स को देखें तो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑलमोस्ट बॉडी टेम्परेचर के बराबर होगा, यानी 37 से 40 के करीब ये टेम्परेचर मौजूद होगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 के अराउंड होता है, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन आवर बॉडी वर्क ऑप्टिमली एट दिस टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर ग्राफ के अंदर इसी के कंपैरिजन में देखेंगे कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें या इंक्रीज करें तो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो आपने ये चंद एक इफेक्ट्स को यहां पर याद रखना है। ये हमारे पास मौजूद है, दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू फॉर द एंजाइम। जैसा कि मैंने कहा है कि अगर ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस के केस में आप कंसीडर कर सकते हैं सपोज 37 डिग्री सेल्सियस को एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू। अब यहां पर आपने दो तीन चीजें याद रखनी है कि सपोज करें कि अगर टेम्परेचर इस लेवल पर है यानी काफी लो है और हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं अप टिल द ऑप्टिमम वैल्यू, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब यह है कि वी आर प्रोवाइडिंग हीट और वी आर प्रोवाइडिंग एनी सोर्स जो टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो अगर हीट प्रोवाइड करें तो हीट इज द सोर्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान कोलिजन्स इंक्रीज होते जाएंगे और उसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। ये एक्टिविटी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जहां पे एंजाइम मैक्सिमली फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। अब आपने इसको रिवर्स में भी याद रख लेना है कि अब अगर हम टेम्परेचर ऑप्टिमम से कम करते हैं तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होती जाएगी। क्यों कम होगी? रीजंस आपके सामने है, ड्यू टू डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड डिक्रीज इन इलास्टिक कोलिजन्स। और अगर ये टेम्परेचर पहुंच जाता है फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपने याद रखना है कि यहां पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, डीनेचर नहीं होगा। इनएक्टिव इज द रिवर्सिबल चेंज। यानी अगर टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। अब आ जाए इस तरफ कि अगर हम टेम्परेचर को ऑप्टिमम वैल्यू से इंक्रीज करते हैं एंड इफ देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो इसकी वजह से क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये क्यों डिक्रीज होगी? ड्यू टू इंक्रीज्ड
मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। इन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की वजह से सबस्ट्रेट और एंजाइम प्रॉपरली बाइंड नहीं कर सकेंगे, तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर इस टेम्परेचर के अंदर एक्सट्रीम चेंज होती है, यानी टेम्परेचर बिकम्स एक्सट्रीमली हाई, तो इस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के ऊपर आपने याद रखना है कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर होने का मतलब यह है कि देयर विल बी कंप्लीट फंक्शनल लॉस ऑफ द एंजाइम, यानी इसके बाद अगर टेम्परेचर नॉर्मल भी हो जाता है तो एंजाइम नॉर्मल नहीं होगा। अब ये क्यों डीनेचर होगा? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द बॉन्ड्स इन द एंजाइम। और आपने याद रखना है कि जो बॉन्ड टेम्परेचर के लिए मोस्ट सेंसिटिव है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाता है। तो आपने यहां पर देखा है ऑप्टिमम टेम्परेचर को, और हमने साथ ये देखा है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, कम करने से एंजाइम की एक्टिविटी किस तरह से चेंज होती है। अब हम चलते हैं एक और फैक्टर की तरफ, दैट इज पीएच। और पीएच के इफेक्ट को हम देखेंगे कि एंजाइम्स पर क्या होगा। टेम्परेचर के लिए तो हमने कहा था कि हमारी बॉडी का बॉडी टेम्परेचर तमाम एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, लेकिन पीएच के केस में ये ऑप्टिमम वैल्यू ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करती है। यहां पर भी आपने याद उसी तरह रखना है कि ऑप्टिमम पीएच हम किसको कहेंगे? पीएच एट विच एंजाइम शोज इट्स मैक्सिमम फंक्शन। और एंजाइम्स के लिए ये ऑप्टिमम पीएच वेरी करती जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्टोमिक के अंदर एसिडिक कंटेंट्स मौजूद होता है, तो इसलिए जो स्टोमिक के एंजाइम्स होंगे दे विल कॉमनली एक्ट ऑन द एसिडिक पीएच, यानी लो पीएच के ऊपर काम करेंगे। इसी तरह से हमारी इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम के अंदर वर्क करते हैं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए उनकी ऑप्टिमम पीएच पेप्सिन से डिफरेंट होगी। तो हम कुछ एग्जांपल्स को लेते हुए इस ऑप्टिमम पीएच के रोल को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने तीन एंजाइम्स हैं। वन इज द पेप्सिन दैट वर्क्स इन स्टोमिक, एमाइलेस बकल कैविटी में भी प्रोड्यूस होता है और इंटेस्टाइन में भी होता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेस होगा। लाइपेज भी डिफरेंट लोकेशंस पे प्रोड्यूस होता है। हमारा यहाँ पर मेन फोकस पेप्सिन के ऊपर होगा। पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच 2 के अराउंड होती है, तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इस 2 पीएच के ऊपर इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, ये मैक्सिमली फंक्शन परफॉर्म करेगा। और यहां पर आपने याद रखना है कि अगर पीएच को ऑप्टिमम वैल्यू से हम कम करें या ज्यादा करें और इसमें स्लाइट चेंज हो, तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। अब ये डिक्रीज किस वजह से होगा? ड्यू टू इफेक्ट ऑन आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट और एंजाइम, क्योंकि एक्टिव साइट पे चार्जेस मौजूद होते हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और जब हम पीएच को चेंज करेंगे स्लाइटली तो ये चार्जेस डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन इफेक्ट होगी और सबस्ट्रेट और एंजाइम प्रॉपरली बाइंड नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर पीएच को हम एक्सट्रीमली लो कर दें या एक्सट्रीमली हाई पे ले जाएं, तो तब आपने याद रखना है कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। और अगेन एंजाइम क्यों डीनेचर होगा? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एनी केमिकल बॉन्ड, जो दोबारा नहीं बन सकता। और यहां पर आपने याद रखना है कि पीएच के लिए जो बॉन्ड सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है एंजाइम्स के अंदर, दैट इज द आयनिक बॉन्ड। तो इसलिए एक्सट्रीमली लो पीएच के ऊपर या एक्सट्रीमली हाई पीएच के ऊपर ऑप्टिमम के मुकाबले में एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। और क्यों डीनेचर होगा? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। जी, अब हम कुछ एंजाइम्स की पीएच वैल्यूज को देख लेते हैं एज द एग्जांपल। और यहां पर आपने दो बेसिक चीजें याद रखनी है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो एसिडिक मीडियम में वर्क करेंगे, कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो बेसिक मीडियम में वर्क करेंगे, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे
जो न्यूट्रल पीएच पर वर्क करेंगे। ये आपके सामने लिस्ट उन तमाम एंजाइम्स की है विच विल वर्क ऑन द एसिडिक मीडियम, जिसका मतलब ये है कि इनकी पीएच 7 से कम होगी। उसमें पेप्सिन है, सुक्रेज है, इन्वर्टेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज जो कैस्टर ऑयल के अंदर मौजूद होता है, एमाइलेज जो माल्ट पैक करता है, एंटेरोकाइनेज, माल्टेज, स्लेवरी एमाइलेज, पेंक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, ये साथ साथ आपके सामने पीएच वैल्यूज प्रेजेंट हैं, मूविंग फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू टू द हायर वैल्यू। और ये वो एंजाइम्स हैं जो एसिडिक मीडियम में या 7 से बिलो वर्क कर रहे होंगे। इसी तरह आपने इस लिस्ट के अंदर इन एंजाइम्स को भी याद रखना है विच वर्क ऑन द न्यूट्रल और द अल्कलाइन मीडियम, यानी 7 या 7 से अबव पीएच के ऊपर काम कर रहे होंगे। इनमें जो कॉमन एग्जांपल्स आपने याद रखनी है उसमें यूरिएज, कैटालेज, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक लाइपेज और आर्जिनेज, ये वो एंजाइम्स हैं विच विल वर्क ऑन द पीएच ऑफ 7 और मोर देन 7। अब हम चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ जो इस एंजाइम की एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो है एंजाइम की कंसंट्रेशन। इसका ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये ग्राफ हम उस सूरत में इसको ड्रॉ करेंगे जब हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड कंसंट्रेशन में मौजूद है। यानी इसका मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट इज मोर देन एंजाइम। तो आपने ये याद रखना है कि अगर सबस्ट्रेट की अनलिमिटेड कंसंट्रेशन है तो जैसे जैसे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा डायरेक्ट रिलेशन के अंदर। और इसकी रीजन क्या होगी? बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। इनके एंजाइम बढ़ाने का मतलब क्या है? वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। तो जैसे जैसे एक्टिव साइट्स बढ़ती जाएंगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो आपने एक तो ये रिलेशन याद रखना है एंजाइम कंसंट्रेशन का। इसी तरह से अगर हम आए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तरफ, इसके ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी और इसके अंदर आपने 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। उन 3 बेसिक पॉइंट्स को मैं यहां पर लेबल कर देता हूं। दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 का मतलब यह है कि सबस्ट्रेट इज लेस देन एंजाइम। अगर सबस्ट्रेट एंजाइम से कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि कई एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स वेकेंट होंगी, कई एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स यूज नहीं हो रहे होंगे। तो इसीलिए अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। सो ये रेट ऑफ रिएक्शन किस कंडीशन में बढ़ रहा होगा? अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद है, यानी सबस्ट्रेट एंजाइम से कम है। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर फर्दर सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ सैचुरेशन। स्टेट ऑफ सैचुरेशन का मतलब यह है कि अब सबस्ट्रेट और एंजाइम बराबर हो गए हैं, यानी अब किसी एंजाइम की एक्टिव साइट वेकेंट नहीं है जिसको यूज किया जा सके। तो इस स्टेज पर जाकर इससे ऑनवर्ड ये जो कर्व है ये स्ट्रेट हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि इस स्टेज से आगे अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो आपने एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों में एक चीज याद रखनी है कि जिसकी अमाउंट कम होगी उसको इंक्रीज करने
से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। यानी अगर सबस्ट्रेट एंजाइम से कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा? बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट। इसी तरह अगर एंजाइम सबस्ट्रेट से कम है तो किसको बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा? अल्टीमेटली एंजाइम को बढ़ाने से। सो सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है कि जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जो लिमिटेड कंसंट्रेशन के अंदर होगा, उसकी अमाउंट इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इन फैक्टर्स से रिलेटेड चंद क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपने प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एट विच कंडीशन एंजाइम वुड बिकम इनएक्टिव rather than becoming denatured। तो हमने पढ़ा था कि लो टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाता है। हमने पढ़ा था कि लो पीएच पर डीनेचर हो जाता है, हाई पीएच पर भी डीनेचर हो जाता है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि हाई टेम्परेचर पर डीनेचर, हाई पीएच पर डीनेचर, लो पीएच पर डीनेचर और लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बीटा, एंड बीटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिस एंजाइम वर्क्स एट हाईली एसिडिक मीडियम। अब अगर एक एंजाइम 2 pH पे काम कर रहा है वो भी एसिडिक मीडियम है, अगर 6 pH पर काम कर रहा है वो भी एसिडिक मीडियम है, लेकिन जो 2 पे काम कर रहा होगा हम कहेंगे कि हाईली एसिडिक है, और जो 6 पे काम कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि कंपैरेटिवली लेस एसिडिक है। और आपने लिस्ट के अंदर पढ़ा था कि जो एंजाइम्स में लोएस्ट पीएच आपने इन तमाम एंजाइम्स में से किसी भी एंजाइम की पढ़ी है वो पेप्सिन की पढ़ी थी, दैट इज अराउंड 2 के नजदीक ये होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर अल्फा होगा, यानी दिस इज द एंजाइम व्हिच वर्क्स एट हाईली एसिडिक मीडियम।